करते हैं क्लास 12th हिस्ट्री का थीम 5। बुक सेकेंड जो है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। मतलब भारत में जो यात्री आए हैं उनके नजरिए से हम चीजों को, सोसाइटी को देखने की कोशिश करेंगे। परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी। 10th से लेके 17th सेंचुरी की बात करेंगे हम इसमें स्पेशली। तो कौन कौन से प्रोमिनेंट जो यात्री हैं वे आए हैं। तो पहले नंबर पे अल बरूनी है जो कि 11th सेंचुरी में आए थे। और फिर इब्न बतूता है जो 14th सेंचुरी में आए। और बर्नियर है, ये कुछ अजीब किस्म का यात्री है, पेशे से तो ये डॉक्टर था, ठीक है। तो ये आए थे 17th सेंचुरी में। तो विमेन एंड मैन हैव ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ वर्क। मैन या फिर विमेन जो है ये कुछ काम की तलाश में या फिर किसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, या व्यापारी के रूप में, मर्चेंट के रूप में, या फिर सोल्जर के रूप में, पृष्ठ के रूप में, तीर्थ यात्री के रूप में, या किसी किसी का एडवेंचरस सेंस होता है कि चलो एडवेंचरस कुछ करते हैं, तो उस सेंस में ये लोग ट्रेवल करते थे। तो अगर आप अपनी भूमि को छोड़ के, अपने जगह को छोड़ के किसी नए भूमि पे आओगे, लैंड पे आओगे, तो वो काफ़ी आपके लिए डिफरेंट होगा। वहाँ का फिजिकल फीचर, वहाँ का फिजिकल रिलीफ, है ना। तो कस्टम, रीति रिवाज भी अलग होते हैं, लैंग्वेज, भाषा भी बदल जाती है, इवन बिलीफ प्रैक्टिसेस जो होते हैं लोगों के वो भी बदले हुए होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को अडेप्ट कर लेते हैं, अडेप्ट टू दिस डिफरेंसेस, वो कोशिश करते हैं कि हम भी इसमें घुले मिले, ठीक है। और कुछ होते हैं कि चलो हम इसे नोट करते हैं, जो हमारे लिए अनयूजुअल सा दिखा, जो हमारे लिए हमने ना कभी इसे देखा है ना सुना है, तो उस चीज को वो नोट करते हैं अकाउंट में, ठीक है। तो बहुत सारे अकाउंट्स हमें देखने को मिले हैं, जैसे अल बरूनी का अकाउंट है ना, इब्न बतूता का है, बर्नियर का है। तो इन लोगों के अकाउंट से ही चीजों को एज अ सोर्स रिफर करते हैं टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके। तो हमें इनका अकाउंट्स मिलता है, कुछ लोग अकाउंट्स में लिखते हैं, लेकिन हमें ये तो पता है कि विमेन और मेन दोनों ट्रेवल किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो विमेन के द्वारा लिखा हुआ अकाउंट हमें कोई मिला ही नहीं है। देयर इज नो अकाउंट लेफ्ट बाई विमेन्स, ठीक है। जबकि हमें पता है कि वे लोग ट्रेवल की हैं। द अकाउंट्स दैट सर्वाइव आर ऑफन वेरिड इन टर्म्स ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर। तो जो भी अकाउंट्स हमें मिले हैं उसका सब्जेक्ट मैटर अलग है। मान लो बर्नियर जो है, ये वही चीज को देख के अगर चीजों को लिखेंगे तो इनका सब्जेक्ट मैटर अलग है, इनका लिखने का तरीका, इनका सोच लेकर के हर चीजों पे अलग है एज कम्पेयर टू इब्न बतूता एंड बर्नियर, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर अलग है, ठीक है। सम डील विथ अफेयर्स ऑफ कोर्ट, है ना, कुछ कोर्ट के बारे में लिखते हैं, ठीक है। और कुछ लोग लिखते हैं रिलीजियस इशू के बारे में। आगे आप चल के ये भी देखोगे कि जैसे अल बरूनी है तो वर्ण सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है, और बर्नियर जो है ये भी कुछ डिस्क्रिप्शन ही देते रहते हैं, कुछ उल्टा सीधा, ठीक है। और आप यहाँ पे देखें कि अब्दुल रजाक समरकंदी जो हैं ये हेरत से आए थे, विजिटिंग फ्रॉम हेरत, डिप्लोमेट के रूप में साउथ इंडिया में आए थे 15th सेंचुरी में। और ये विजयनगर एम्पायर जो था ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखा है। तो किस तरह का डिस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चरल फीचर है, मॉन्यूमेंट्स, तो ऐसे भी फैक्टर को वो लोग ध्यान में रख के अकाउंट्स में मेंटेन करते थे, चीज़ों को बताते थे। तो अब्दुल रजाक समरकंदी कहाँ से आए थे, हेरत से आए थे, डिप्लोमेट के रूप में 15th सेंचुरी में, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुछ केसेस में क्या है कि ट्रेवलर्स दूर जगह पे नहीं जाते थे, ठीक है, दूर जगह पे नहीं जाते थे, वो अपने ही एम्पायर में घूमते फिरते थे और चीज़ों को देखते थे। समटाइम्स दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन, है ना, देखा है कुछ तो। Some of them were interested in looking at popular custom and the folk and the tradition of their own land. तो कुछ लोग क्या है कि अपने ही कस्टम, अपने ही चीज़ों में मस्त मगन रहते हैं, देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। और जो या फिर बाहरी लोग भी हैं तो वो भी कस्टम्स और चीज़ों को देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि हम अपने नॉलेज, जो पास्ट की नॉलेज है, उसको कैसे इतना इनरिच करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, जानते हैं। तो कैसे जानते हैं, जो अकाउंट्स दिए गए हैं ना इन यात्रियों द्वारा, मैंने बताया था कि जो चीज़ इन्हें अनयूजुअल लगती थी
रिमार्केबल लगती थी कि ना हमने देखा है ना सुना है इस चीज़ को, तो चलो हम इसे अकाउंट में लिखते हैं। तो वैसे अकाउंट्स हमें मिले हैं। किसके किसके अकाउंट्स हमें मिले हैं? You can see here. In this chapter, we shall see how our knowledge of the past can be enriched through the consideration of description of the social life provided by the travelers who visited the subcontinent. जो subcontinent में आए हैं उन travelers द्वारा लिखे गए अकाउंट, लिखे गए डिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अल बुरूनी है, उज्बेकिस्तान से आए हैं 11th सेंचुरी में। इब्न बतूता मोरक्को से आए हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है, ये 14th सेंचुरी में आए। और फ्रेंच से आए हैं बर्नियर, यूरोपियन ट्रैवलर हैं, ये 17th सेंचुरी में आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बताया ना कि इनको कुछ अजीब सा दिखते थे। जैसे इब्न बतूता है तो ये पान के बारे में बताएगा, इसको पान जो है आज तक इसने ना देखा था ना सुना था, है ना। तो सोचो, जिस चीज़ को हम इतने हल्के में लेते हैं ये हमारे पूजा पाठ में भी यूज होता है ना। तो जिस चीज़ को ऐसा माना जाता है कि ये स्वर्ग से उतरा पत्ता है, इट गोज लाइक दैट, है ना। तो जिस चीज़ के बारे में हम जिक्र भी नहीं करते, सोचो कोई और आके इसके बारे में अफ्रीका तक इसका जिक्र हो रहा है ना। तो उनको कुछ अनयूजुअल सा दिखा। ये कोकोनट के बारे में भी डिस्कस करते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा उन्हें अनयूजुअल सा दिखा। अब हम बात करते हैं एज दीज ऑथर्स कम्स फ्रॉम वास्टली डिफरेंट सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट्स। तो ये जो ऑथर्स हैं, अल बुरूनी हो गए, इब्न बतूता हो गए, है ना, रजाक समरकंदी हो गए, अब्दुल रजाक समरकंदी, या फिर बर्नियर हो गया, ये इनका जो कंट्री है, इनका जो सोशल एनवायरनमेंट है, कल्चरल एनवायरनमेंट है, ये अलग है, जहाँ मतलब भारत से काफ़ी अलग है। तो they often more attentive to everyday activities and practices that were taken for granted by indigenous writer। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो आप सुबह से लेके शाम तक क्या करते हो, इस चीज को कोई बाहर का आदमी आपको अटेंटिवली देख रहा है क्योंकि उसकी चीजें कुछ अलग हैं, है ना। जबकि इंडिजीनियस कोई पीपल है, यहीं का रहने वाला है, तो वो अपनी चीज़ों को ग्रांटेड लेता है कि चलो ये तो हमारा रूटीन वर्क है, और उसी रूटीन वर्क को कोई अटेंटिवली देख करके, ये लोग जो है अटेंटिवली देख करके, बहुत ही ध्यानपूर्वक देख करके ये लोग रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो हमारे लिए जो रूटीन मैटर है, इनके लिए ये मोर अटेंटिव होकर के एवरीडे एक्टिविटीज़ को ये रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम सोचते हैं कि ये तो रिकॉर्ड करने लायक है ही नहीं, उसे भी ये लोग रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ दिस डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव दैट मेक्स द अकाउंट ऑफ द ट्रेवलर इंटरेस्टिंग। तो हमारे लिए तो ये रूटीन मैटर था, लेकिन इनके लिए क्या है, इनका पर्सपेक्टिव, नज़रिया क्या है उस चीज़ को देखने का, वो जब हम समझते हैं तो हमारे लिए भी काफ़ी वो इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। तो किसके लिए वो लिखते थे, मेन बात तो ये है। जैसे बर्नियर है तो वो लुइस 14 अपने राजा के लिए लिखता था ताकि उनके नज़र में थोड़ा तारीफ वगैरह पा सके। इब्न बतूता भी हैं, वे भी लिखते थे, अल बुरूनी भी हैं, वे भी किसके लिए लिखते थे, ये सब हम देखेंगे। तो यहाँ पे अब डिस्कशन होगी सबसे पहले अल बुरूनी की। तो अल बुरूनी का जो किताब है ये है किताबुल हिंद। अब उल यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब होता है का, जैसे हम बोलते हैं ना उसका, इसका, तो हिंद की किताब एक तरह से आप याद रखेंगे जरूर से, ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है। अल बुरूनी के किताब का नाम क्या है, किताब उल हिंद, ठीक है। तो ये फ्रॉम ख्वारिज़म टू पंजाब, मतलब ख्वारिज़म जहाँ पे इनका जन्म हुआ, और पंजाब मतलब पंजाब में आए तभी तो इनका भारत को लेके इंटरेस्ट और जगने लगा होगा और आए होंगे, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे। तो अल बुरूनी 973 में इनका जन्म होता है ख्वारिज़म में, जो आज के उज्बेकिस्तान में है। ख्वारिज़म एक इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था, जिसके वजह से इनको बेस्ट एजुकेशन उस टाइम का प्राप्त हुआ, इन्हें मिला, ठीक है। और ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में पारंगत भी थे, बहुत सारे लैंग्वेज में वेल वर्स्ड थे, जैसे सिरिक हो गया, अरेबिक हो गया, पर्शियन हो गया, हेब्रू, ये इजराइलियंस ज़्यादातर यूज करते हैं ना हेब्रू भाषा। तो हेब्रू और संस्कृत में भी, जैसे एक तरह से आप बोलो तो उतना नहीं आता होगा, फिर भी आता था, ठीक है। और तो वो ग्रीक भाषा को नहीं जानते थे, लेकिन जो प्लेटो जैसे फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, उनके
वर्क्स को, उनकी चीज़ों को इन्होंने पढ़ रखी थी। क्यों पढ़ रखी थी? क्योंकि अरेबिक ट्रांसलेशन अवेलेबल थी कुछ चीज़ों की, तो इन्होंने पढ़ रखी थी। अब क्या होता है कि 1017 में क्या होता है कि सुल्तान महमूद गजनी जो हैं ये इन्वेड करते हैं, ख्वारिज़म पे आक्रमण करते हैं, और जो भी स्कॉलर्स और पोइट्स थे ये अपने कैपिटल गजनी में ले जाते हैं। ठीक है, गजनी में ले जाते हैं एज अ हॉस्टेज। इनको बंदी बना करके ले गया था अल बरूनी को भी, क्योंकि ये भी थोड़ा स्कॉलर, ये अच्छे थे ना, बेस्ट एजुकेशन इनको मिली थी, तो इन्हें भी बंदी के रूप में वे ले गए गजनी अपने कैपिटल में। कौन ले गया था? वही सुल्तान महमूद, जिन्होंने भारत पे बहुत बार आक्रमण किया है ना, बहुत बार आक्रमण किया धन के लालच में। ठीक है, ही अराइव्ड इन गजनी एज अ हॉस्टेज, बट ग्रेजुअली अल बरूनी क्या है, उस जगह को, उस एरिया को, उस सिटी को पसंद करने लगते हैं और बाकी के जीवन जो है वहीं पे व्यतीत करते हैं जब तक उनका देहांत नहीं हो जाता, मृत्यु नहीं हो जाता एट द एज ऑफ 17। तो इट वॉज इन गजनी डेट अल बरूनी डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया। तो मैंने बताया ना कि जो महमूद है उसने अब, जैसे वो इधर आप देखोगे तो वेस्ट में भी आक्रमण करेगा और ईस्ट में भी आक्रमण करेगा, तो वैसे ही वो आक्रमण करता है इंडिया पे भी बहुत बार। तो जब पंजाब, उसके पंजाब का, मैं अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रही हूँ, तो पंजाब का जो कुछ हिस्सा उसके अंडर में आ गया, ठीक है, तो उससे अब क्या हुआ ना कि ये जो अल बरूनी है, इससे लोकल लोगों का भी, अब जब कोई एरिया उनके अंडर में आएगा तो लोकल लोग फिर उसके अंडर में आ गया ना, तो अल बरूनी जब घूमता रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनसे भी कम्युनिकेशन करता रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ें कि इट वॉज गजनी अल बरूनी ने डेवलप किया इंटरेस्ट इन इंडिया। और एक बात और है कि दिस वर नॉट अनयूजुअल, है ना, ये अजीब सा अनयूजुअल तो नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ संस्कृत के वर्क्स अरेबिक में ट्रांसलेटेड थे ऑलरेडी 8th सेंचुरी तक। अब देखो अल बरूनी का ये जो जन्म ही हो रहा है 973 में, है ना, और ये 1017 में ये क्या हो रहे हैं कि गजनी आ रहे हैं, और संस्कृत के जो वर्क्स हैं वो 8th सेंचुरी अनवर्ड से ही ट्रांसलेटेड हैं अरेबिक में। कौन कौन से? जैसे एस्ट्रोनॉमी पे आप देखोगे, मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट हो गया ना, और मेडिसिन में आप चरक को देखोगे, या फिर सुश्रुत हो गया ऋषि, तो ये लोग का जो वर्क है ये सब ट्रांसलेटेड है। ठीक है, और जब पंजाब गजनवी एम्पायर का पार्ट हुआ तो उनका कनेक्शन भी बना लोकल पीपल से, और साथ ही साथ उनमें थोड़ा एक तरह की अंडरस्टैंडिंग भी होने लगी, है ना। तो अल बरूनी जो है ये ब्राह्मण प्रीस्ट और ब्राह्मण स्कॉलर के साथ सालों व्यतीत करेंगे टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड। तो इन्होंने संस्कृत लर्न करना, सीखना शुरू किया ब्राह्मण्स और स्कॉलर्स के मदद से, और बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं और फिलोसफिकल टेक्स्ट जो हैं इसे भी पढ़ना शुरू किया। ठीक है, वाइल हिज अटिनरी इज नॉट क्लियर, मतलब जो इनका यात्रा एक होता है ना कि चलो कोई पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, फिर बी से सी पॉइंट तक गया, तो ये तो नहीं क्लियर है कि ये बात साहब ए से बी गए और सी गए, किधर किधर गए, लेकिन हमें इतना तो पता है, इतना तो पता है हमें कि ये पंजाब और कुछ नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स तक घूमे हैं। वाइडली पंजाब में बहुत अच्छे तरीके से घूमे हैं और नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में भी घूमे हैं। तो ट्रेवल लिटरेचर वाज ऑलरेडी एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ द अरेबिक लिटरेचर बाय द टाइम ही रोट। मतलब कि जिस टाइम अल बरूनी अपना अकाउंट्स लिख रहा है ना, तो उस टाइम तक अरेबिक लिटरेचर जो है, मतलब जो अरबी लोग एक तरह से अब मानो, वो लोग वो एक्सेप्ट करते थे कि चलो ये अकाउंट्स लिख रहे हैं, कोई भी ट्रैवल अकाउंट लिख रहा है, यात्रा वृत्तांत लिख रहा है, तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे और ये हमारे लिटरेचर में भी पढ़ाया जाएगा ताकि लोग सीख सकें, है ना। तो ट्रैवल अकाउंट जो है ये एक्सेप्टेड पार्ट था अरेबिक लिटरेचर का। ठीक है, तो दिस लिटरेचर डील्ट विद द लैंड एज फार एज सहारा डिजर्ट इन द वेस्ट, तो रसिया तक आप देखोगे गए हैं, और सहारा डिजर्ट, साथ ही साथ नॉर्थ में भी रसिया तक ही हमने देख लिया, तो बहुत घुमा इन्होंने एक तरह से।
So while few people in India would have read Al-Biruni before 1500, तो कुछ लोग भारत में भी थे जिन्होंने 1500, एक तरह से बोलो 1500 एडी, तो 1500 एडी तक जो है कुछ लोग इंडिया में पढ़ लिए थे इनको, और जो बाहरी लोग थे उन्होंने पहले से भी पढ़ रखा था। और अब हम देखते हैं किताबुल हिंद। तो ये तो उतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो लाइंस जो थी वो मैंने बता दी। तो द किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किताबुल हिंद। तो इसको आप देखें कि अल-बरूनी का किताब है किताबुल हिंद, इतना तो आपको पता है। और ये कौन से भाषा में लिखा है ये भी ध्यान रखना है, अरेबिक में लिखा है। साथ ही साथ से सिंपल और स्पष्ट, एकदम लूसिड है किताब, ठीक है, स्पष्ट है एकदम। और वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, बल्कि डॉक्यूमेंट है, एक तरह से बल्कि टेक्स्ट है। और इसको 80 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और क्यों है बल्कि, क्योंकि इसने बहुत डाइवर्सिटी को कवर करे रखा है। देखो रिलीजन हो गया, फिलॉसफी, दर्शन, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, है ना, अल्केमी जैसे केमिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, मैनर्स एंड कस्टम्स, रीति रिवाज, सोशल लाइफ, वेट एंड मेजर्स जो आप नापने वगैरह की चीज़ें होती हैं, आइकोनोग्राफी। तो आइकोनोग्राफी मतलब क्या होता है कि जैसे कोई इमेज या रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन को दिखा करके आप किसी चीज़ को समझाना चाहते हो तो उसको आइकोनोग्राफी बोलते हैं। लॉज, मेट्रोलॉजी, अब देखो मेट्रोलॉजी मतलब क्या होता है कि साइंस ऑफ मेजरमेंट। इतनी सारी डाइवर्सिटी को कोई चीज़ कवर करे हुआ है ना, ऑब्वियसली वो बल्कि वॉल्यूमिनस टेक्स्ट तो होगा ही। तो 80 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जनरली बट नॉट ऑलवेज, Al-Biruni adopted a distinctive structure in each chapter, beginning with a question, following this up with a description. तो हमेशा तो नहीं, लेकिन अल-बिरूनी ने कुछ अजीब सा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सांस्कृतिक ट्रेडिशन पे बेस्ड था, या फिर एक तरह से ये बोलो ना कि इनका मैथमेटिक्स में कुछ ज़्यादा ही ओरिएंटेशन था, तो उसके हिसाब से था कि जैसे क्यूरियोसिटी के हिसाब से ये चीज़ों को शुरू करते थे लिखना। जैसे मान लो किसी चीज़ को क्यूरियस बनाते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, जैसे मानो अल-बिरूनी जो है, यहाँ पे मैं समराइज कर देती हूँ, अल-बिरूनी एडॉप्टेड। तो पहले क्या करेंगे कि सेंस ऑफ इंक्वायरी, एक तरह से है ना, क्वेश्चन पूछेंगे कि ये चीज़ तो है, उसको क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद उसको डिस्क्रिप्टिव वे में जो है, उसके बाद क्या करेंगे को उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे उसका, ठीक है, बेस्ड ऑन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। और बाद में क्या करेंगे, ये कंक्लूड करेंगे लास्ट में, जैसे मैथ्स में आप करते हो ना, कंक्लूड करेंगे लास्ट में। और कंक्लूजन में सिर्फ ये नहीं है कि कंक्लूड कर दिया उसको बकायदा वो जिस चीज़ से फैमिलियर हैं उससे वो कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, अगर वो थोड़ा रेलेवेंट है तो कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे पढ़ें कि फॉलोइंग दिस अप विथ अ डिस्क्रिप्शन, बिगिनिंग विथ अ क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी आपके मन में जगाएंगे पहले तो क्वेश्चन के साथ में वो डिस्क्रिप्शन देंगे, एक्सप्लेन करेंगे बेस्ड ऑन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। उसके बाद कंक्लूड करेंगे विथ कंपैरिजन विथ अदर कल्चर्स, ठीक है। सम प्रेजेंट डे स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड दैट उनका जो लिखने का तरीका था वो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर में था, और ये काफ़ी प्रिसाइज और प्रिडिक्ट चीज़ों को प्रिसाइजली प्रेजेंट करता है, एक तरह से आप बोलो। और क्यों था उनका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो थोड़ा मैथमेटिक्स से काफ़ी ही ओरिएंटेड थे, लगाव रखते थे, उनका ओरिएंटेशन मैथमेटिक्स से ज़्यादा था। अल-बिरूनी जो अरेबिक भाषा में लिखते थे, एक तरह से उनकी मदर टंग ही होगी, है ना। तो probably intended his work for the people living along the frontier of the subcontinent। वही हमने पीछे पढ़ा था ना कि किसके लिए कौन लिख रहा है, for whom। तो अल-बिरूनी क्या है कि जो सीमावर्ती लोग हैं, फ्रंटियर्स पे रहते हैं, जिनका कल्चर डिफर नहीं करते रहता है कि फ्रंटियर्स पे है तो डिफर करता है थोड़ा थोड़ा कल्चर, तो उनके लिए लिखते हैं, सीमावादी लोगों के लिए। He was familiar with translation and adaptation of Sanskrit। तो देखो एक तो बात होती है ना
कि संस्कृत या किसी चीज़ को आप ले लो, तो एक तो आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर देते हो, वर्ड टू वर्ड, है ना। और दूसरी चीज़ होती है ना कि वर्ड तो वो है, लेकिन भाव, जो भाव उसमें लिए हुआ है ना, उस चीज़ को ट्रांसलेट करना ही समथिंग बिग थिंग। तो वही चीज़ जो संस्कृत में भाव है, उस चीज़ से वो फैमिलियर हो गया था, ठीक है, ट्रांसलेशन, और वो एडेप्टेड था एक तरह से, भाव को भी समझने लगा था, एक तरह से आप बोल सकते हो। पाली भाषा भी थी और प्राकृत भी, ये भी पुरानी भाषाएं हैं, इनमें भी टेक्स्ट थे, है ना। तो उसको भी you can see here he was familiar with translation and adaptation of Sanskrit। तो वो पढ़े थे पहले भी, है ना, अरेबिक में। These range from fable works to an astronomy and medicine। तो ट्रांसलेट भी करने के लिए क्या है कि वो फैमिलियर थे कि चलो भाव के साथ भी ट्रांसलेट करना है, पाली भाषा का टेक्स्ट हो या संस्कृत का हो या प्राकृत का हो। और एक एक सिंपल स्टोरी फेबल से लेके जो एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन की किताबें थी ना, उसको भी इन्होंने चीज़ों को जो है अडप्ट करने की कोशिश की संस्कृत से। However, he was also critical about the ways in which these texts were written and clearly wanted to improve on them। तो अल-बरूनी जो हैं ये फैमिलियर थे चीज़ों से और क्रिटिकल भी थे। जैसे मान लो जो अरेबिक इनका भाषा है, वो तो एक तरह से मातृभाषा ही है इनकी, लेकिन अगर आप दूसरे भाषा को सीखते हो, जानते हो, और संस्कृत इज नॉट दैट मच ईजी, ठीक है, इनके लिए या किसी के लिए भी टफ ही था जो बाहरी लोग हैं, है ना। तो ये थोड़ा चिढ़ते थे, क्रिटिकल थे उन सब टेक्स्ट को लेके, संस्कृत टेक्स्ट को लेकर, और चाहते थे कि मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कुछ इलस्ट्रेशन, ये बॉक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है CUET के लिए, तो जरूर से ये जो बुक्स का नाम आपने पढ़ा, बुक्स कौन से भाषा में है, किसने लिखी है, ये सब भी याद रखना है। द टर्म हिंदू वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड पर्शियन वर्ड। तो ये जो हिंदू टर्म है ये पर्शियन शब्द से आया है, और ये जो हिंदू शब्द है ना, ये जो सिंधु के ईस्ट में रहने वाले लोग थे, है ना, ईस्ट में, जैसे मान लो ये अपना भारत मान लो कुछ टाइम के लिए, तो सिंधु यहाँ से निकलती है, जाती है ना, ठीक है। तो सिंधु के ईस्ट में रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का, ईस्ट मतलब इधर के साइड पे ईस्ट में, तो ईस्ट में रहने वाले लोगों को हिंदू शब्द से जानते थे। पर्शियन लोग एक तरह से बोल सकते हो, क्योंकि ये पर्शियन शब्द से ही डिराइव्ड है, ठीक है। तो सिंधु रिवर, जिसे हम इंदस रिवर भी कहते हैं, तो द अरब्स कंटिन्यूड द पर्शियन यूजेस एंड कॉल्ड दिस रीजन एज अल हिंद। और बाद में ये तो पर्शियन शब्द हो गया, और जो अरब्स थे उन्होंने क्या किया कि इस जगह को जो है अल हिंद से नाम से बुलाने लगे, अल हिंद नाम से अरब्स बुलाने लगे, और यहाँ के जो लोग थे उनको हिंदी बुलाने लगे कि चलो इस रीजन के, अल हिंद के जो रहने वाले लोग हैं, पीपल हैं, उसको हिंदी बुलाने लगे। बाद में जो तुर्क हैं वे क्या किए कि जो ईस्ट में रहते थे, मतलब जो सिंधु नदी है उसके ईस्ट में रहते थे, उसको मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे, तो उसको हिंदू बुलाने लगे तुर्की लोग, ठीक है, हिंदू, उस जगह के लोगों को हिंदू बुलाने लगे, और वहाँ के जमीन को हिंदुस्तान बुलाने लगे, और उनके भाषा को हिंदवी बुलाने लगे। कुल मिलाकर के कि हमें वे हिंदू बुलाते थे, हमारी जो देश है, हमारी जो भूमि है ना, जगह है, उसको हिंदुस्तान, और हमारी भाषा को हिंदवी। तो इससे हमें कोई अभी तक जो है रिलीजियस आइडेंटिटी का तो डिक्टेटेड तो नहीं है ना बिल्कुल, लेकिन आजकल रिलीजियस कनेक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। तो आप देखें, ये ध्यान रखना कि ये पर्शियन शब्द से हिंदू आया है, और फिर अरब्स ने इसको क्या नाम दिया है, और तुर्क्स ने क्या नाम दिया है, काफ़ी ईजी है। चलिए अब हम बात करते हैं इब्न बतूता रिहला की। तो आगे भी अल-बरूनी का जिक्र आएगा वर्णा सिस्टम के बारे में, पर फिलहाल बीच में इब्न बतूता का दिया गया है।
एन अर्ली ग्लोब ट्रोटर। तो ये काफी घुमक्कड़ किस्म का आदमी है। ये इब्न बतूता काफी घुमक्कड़ किस्म का आदमी है, पूरी दुनिया को घूमने का इरादा सा कर लिया है ना, एक तरह से वही बोलो। इसका जो अकाउंट है ना, वो मार्को पोलो के अकाउंट से जो है मैच करते हैं, क्योंकि जितना एक्सटेंसली इसने इंडिया को घूमा है और चाइना को, वहां तक तो उन्होंने भी घूम ही लिया था मार्को पोलो ने। तो इब्न बतूता बुक ऑफ ट्रेवल्स कॉल्ड रिहाला, रिहाला यू कैन सी हियर कि देखो, जैसे आप हिंदी में यात्रा वृतांत लिखते हो ना, एक और यात्रा वृतांत लिखते हो, और इंग्लिश में ट्रेवलर्स होते हैं, या फिर बुक ऑफ ट्रेवल्स ही बोल दो, है ना। यात्रा वृतांत को बुक ऑफ ट्रेवल्स ही तो बोलते हैं इंग्लिश में। तो वैसे ही अरबी भाषा में यात्रा वृतांत को रिहला बोलते हैं, है ना, रिहला बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये कि उनका क्या था कि बुक ऑफ ट्रेवल्स जो यात्रा वृतांत है उसे रिहला बोलते हैं। रिटन इन अरबी provides extremely rich and interesting details about the social and cultural life in the subcontinent of the India, you can see। और 14th सेंचुरी के बारे में जो सोशल लाइफ है, कल्चरल लाइफ है, उसके बारे में बहुत अच्छी चीजें, एक तरह से बोलो, इब्न बतूता के रिहला में हमें मिल जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। This Moroccan traveler was born in Tangier in one of the most respectable and educated family। तो ये मोरक्कन ट्रेवलर है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, है ना, मोरक्को है। तो तांजिर में ये इनका जन्म हुआ और बहुत ही एडुकेटेड फैमिली से आते हैं, और इनकी फैमिली भी एक तरह से ना सरिया या फिर जो इस्लामिक रिलीजियस लॉ होते हैं उसमें काफ़ी वेल नोन थे, या फिर वो बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे, उसको एक्सपर्ट थे। तो इन्होंने भी एक्सपर्ट जैसे बैकग्राउंड है फैमिली का, उस तरह से इन्होंने इस्लामिक रिलीजियस लॉ में अपनी शिक्षा अच्छे से प्राप्त की। और इब्न बतूता का स्कॉलस्टिक एजुकेशन है कब हो गया, जब ये काफ़ी छोटे थे, यंग एज में ही हो गया था, पारंगत हो गए थे एक तरह से इस्लामिक लॉ में। तो जैसे इनके क्लास के जो और मेंबर्स थे, अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ हिज क्लास, इब्न बतूता क्या सोच रखते थे, दूसरों मेंबर्स को छोड़ करके, एक तरह से मान लो, तो इनका थोड़ा सोचने का नज़रिया अलग था। क्या था कि जो हमारे पास नॉलेज है ना, उसको एक्सपीरियंस से गेन करें तो और अच्छा रहता है। इब्न बतूता कंसिडर एक्सपीरियंस गेन थ्रू ट्रेवल्स टू बी मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक्स। बुक से अच्छा ये रहता है कि हम घूम करके एक्सपीरियंस गेन करें, उससे अच्छा रहता है बुक से अच्छा, ठीक है। ही जस्ट लव ट्रैवलिंग, उनको घूमना पसंद था, इसीलिए तो ग्लोब ट्रोटर यूज किया गया था ना सब। और इन्होंने बहुत सारे जगहों पर घूमा, नए नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, वहाँ के लोगों को मिलना जुलना पसंद था इनको, है ना। और इंडिया आने से पहले, इंडिया कब आए आप ध्यान रखना, एक तरह से 1333 में ये मुल्तान वगैरह आप बोल सकते हैं, वहाँ तक तो ट्रेवल किया। उन्होंने इंडिया आने से पहले मक्का चले गए थे, वे हज किए थे एक तरह से, है ना, मक्का गए थे। और उससे भी पहले, इंडिया आने से पहले सीरिया हो गया, इराक हो गया, पर्सिया, यमन, ओमान और कुछ ट्रेडिंग पोर्ट्स ईस्ट अफ्रीका के घूम चुके थे इतनी सारी जगहों पे। तो सेंट्रल एशिया से घूमते हुए क्या करते हैं, इब्न बतूता आते हैं, नॉर्थ की तरफ से ही आएंगे ऑब्वियसली, तो सिंध में आते हैं 1333 में, 1333 में। और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक, जो भारत एक तरह से दिल्ली का सुल्तान था, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान ऑफ दिल्ली, उसके बारे में सुना था उन्होंने बहुत सुना था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो, जैसे किसी में क्वालिटी है ना कि आर्ट्स और चलो ये रिलीजियस लॉ में ही एक्सपर्ट है ना, या फिर गाने, किसी भी चीज में वो जिसमें आप पारंगत हो उसमें काफी इंटरेस्टेड था मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसके बारे में इन्होंने सुना था कि उसको शरण देते हैं जो आर्ट्स और लेटर्स में पारंगत होता है एक तरह से। तो इसको जान सुन करके ये क्या हुआ, दिल्ली आता है
मुल्तान होते हुए दिल्ली आता है, मुल्तान एंड ऊच। ओके, तो आपको ये पता है कि जो इमिग्रेंट्स लॉ थी ना, उसके बारे में भी ये सुन करके शौक ही हो गया था इब्न बतूता एक तरह से, कि अच्छा मतलब ये भी है कि अगर आप बाहर से आ रहे हो तो यू विल हैव टू एड्रेस योरसेल्फ, है ना, फर्स्ट। चलिए फिलहाल ये देखते हैं कि सुल्तान जो है इनके स्कॉलरशिप से, इब्न बतूता के स्कॉलरशिप से बहुत प्रभावित हुए और इनको काजी या फिर जज के रूप में, दिल्ली के जज के रूप में अपॉइंट किए। अब काजी जज का मतलब क्या होता है? काजी और जज का मतलब जैसे है ना कि मान लो कोई ड्रिंक कर लिया, शराब पी लिया एक तरह से, तो उसको कितने कोड़े देने हैं, कितनी सजा देनी है, वो सुनाएंगे ये जज जो हैं, ठीक है। तो ही रिमेन्ड इन दैट पोजीशन फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक ये रहे। और क्या हुआ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बाद में, तुगलक और इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी दोस्त के वजह से ही हुई थी शायद, है ना। ये बहुत लंबी स्टोरी है, आई कुड टेल यू, लेकिन अभी इस लेक्चर में तो बिल्कुल नहीं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो तुगलक ने इन्हें जेल में डाल दिया, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो तुगलक ने जो है इनको फिर इम्पीरियल सर्विस में, कोर्ट के कामकाज में इनको रिस्टोर कर लिया, बुला लिया। और इनको 1342 में ऑर्डर देता है कि भाई तुम मेरे दूत के रूप में मंगोल रूलर के पास जाओ, ठीक है, चाइना में मंगोल रूलर, तो सुल्तान एनवे दूत के रूप में। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? तो हमने ये पढ़ा कि 1333 में जो है ये आए थे सिंध में, और 1342 में ये चले जाते हैं मंगोल रूलर के पास उनके दूत के रूप में। तो भाई एक बात तो माननी पड़ेगी इनके बारे में, ये डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन ये बहुत घूम करके गए हैं। देखो, विथ द न्यू असाइनमेंट इब्न बतूता प्रोसीड टू द मालाबार कोस्ट, है ना, केरला की तरफ जाते हैं, थ्रू सेंट्रल इंडिया से होते हुए, जैसे सेंट्रल इंडिया से होते हुए केरला की तरफ जो है ये जाएंगे, मालाबार कोस्ट। एंड देन मालाबार से ये मालदीव्स पे जाएंगे, मालदीव आइलैंड पे, वहाँ पे मस्त 18 महीने तक खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे अपना काजी की तरह ही। और फिर ये श्रीलंका जाएंगे, और फिर से मालाबार कोस्ट आएंगे, फिर मालदीव जाएंगे, बिफोर रिज्यूमिंग हिज मिशन टू चाइना। बहुत घूमा इन्होंने। और फिर ये जो इब्न बतूता हैं ये क्या करेंगे कि बंगाल और असम भी जाएंगे, और फिर सुमात्रा, एक तरह से आप इंडोनेशिया में ही है ना ये, तो यहाँ से अपनी सीप को ये लेंगे और फिर ये चाइना की तरफ अपना प्रस्थान करेंगे अपने सीप को लेके। वो रास्ते में काफ़ी इनको झेलना भी पड़ा था, जो घोड़ा वगैरह, सर्वेंट्स वगैरह ले गए थे ये मंगोल रूलर को एक तरह से गिफ्ट की तरह प्रेजेंट करने के लिए, तो सब डूब गया था। कहानी काफ़ी अच्छी और लंबी है, लेकिन अभी हम बुक के हिसाब से चल रहे हैं। तो जैतून तक पहुँचेंगे चाइना में, नोन एज कॉन्जो, है ना। तो जैतून उस टाइम बोला जाता था, और अभी तो कॉन्जो बोलते हैं, चाइना में है। चाइना में ये बहुत ही एक्सटेंसिवली ट्रेवल करते हैं, बीजिंग तक भी जाते हैं, एज फार एज बीजिंग, बट दे डोंट स्टे फॉर लॉन्ग। किसी जगह ज़्यादा ठहरने वाले व्यक्ति तो लगते भी नहीं। चलो 18 महीने पता नहीं मालदीव में कैसे रह लिए। डिसाइडिंग टू रिटर्न होम, 12 साल तक तो, हाँ मेरे ख्याल से 12 साल तक तो आप देख लेना ये इंडिया में ही रह गए, है ना। तो काफ़ी जीवन इन्होंने घूमने में ही लगाए, और 1347 में जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, मोरक्को। मतलब ध्यान रखना है कि घर पे गए हैं, ठीक है, इंडिया की तो बात नहीं हुई ना यहाँ पे। रिटर्न होम इन 1347। हिज अकाउंट इज ऑफन कंपेयर्ड दैट ऑफ मार्को पोलो। एक बात आपको बताएं कि जैसे ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें काम दिया कि तुम मंगोल रूलर के पास जाओ, तो ये इंडिया में नहीं रिटर्न आए। ये भी एक टॉपिक ही है, इसको भी हम
एक्सटेंसली पढ़ते हैं, लेकिन बुक में नहीं दिया है तो अभी के लिए नहीं पढ़ेंगे। बट यू कैन कमेंट कि इब्न बतूता जिनका लाइफ काफ़ी अच्छा रहा है उसके बारे में आपको जानना हो तो यू कैन कमेंट, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इस पे आपके लिए। हिच अकाउंट इज ऑफन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो। तो मार्को पोलो से इनका अकाउंट कंपेयर किया जाता है, क्यों? क्योंकि मार्को पोलो ने चाइना और इंडिया को भी एक्सटेंसली जो है एक तरह से विजिट किया है, जैसे ये इब्न बतूता ने विजिट किया। मार्को पोलो कहाँ से था? वेनिस, है ना, इटली। लेट 13th सेंचुरी में ये आया था। इब्न बतूता क्लियरली जो है रिकॉर्ड करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन को, नए नए जो कल्चर लोगों से मिले हैं, जो बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वी नीड टू बेयर इन माइंड। इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड तो करते हैं, लेकिन हमें मन में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ग्लोब ट्रोटर है ना, घुमक्कड़ है दुनिया का, ये 14th सेंचुरी में आया है। और उस टाइम क्या होता था कि बहुत ही हजार्डस, बहुत ही खतरा होता था चीज़ों में। उस टाइम घूमना इतना आसान नहीं था जितना अभी आप फ्लाइट पकड़ते हो, चले जाते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो। लेकिन पहले इतना आसान नहीं थी चीज़ें। इब्न बतूता के अनुसार आप देखें कि 40 दिन लग गया था मुल्तान से दिल्ली। ध्यान रखना है भी, मुल्तान से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगा था, कितने दिन लगा था? 40 दिन लग गया था, ठीक है। और सिंध से दिल्ली जाने में 50 डेज लग गए थे। और दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में ही है शायद, तो देवगिरी बोलते थे इसको, है ना। तो देवगिरी को बाद में तुगलक वगैरह ने नाम बदल के दौलताबाद रख दिया। तो दौलताबाद से दिल्ली जाने में भी 40 दिन लगता था, और ग्वालियर से दिल्ली जाने में 10 दिन लगता था। सब आपको याद रखना है, चीज़ों को ध्यान में रखना है, पढ़ने पे सब याद हो जाता है ना। तो लोनली ट्रैवलर, यहाँ पे आप देखो कि रिहला में क्या बताते हैं कि कभी कभी तो उन्हें घर की भी याद आ जाती थी, है ना। आप यहाँ पे पढ़ना कि उन्हें फीवर वगैरह हुआ था, फिर भी वो क्या हुआ कि अपनी जो पगड़ी होती है, टर्बन होती है, उससे खुद को बांध लिया घोड़े में, ठीक है, ताकि वो गिरे नहीं। तो काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हैं उनके बारे में, पढ़ना काफ़ी ईजी है, वो समझ जाओगे आप खुद भी। यहाँ पे देखें कि ट्रेवलिंग वाज ऑल्सो मोर इनसिक्योर। आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो बॉक्स। तो इनसिक्योर तो था ही, है ना, सिक्योरिटी तो कोई थी नहीं, रॉबर्स वगैरह लूटपाट कर ही लेते थे, यात्रियों को भी नहीं छोड़ते। इब्न बतूता बहुत सारे रॉबर्स ने, लुटेरों ने इन्हें अटैक किया, बहुत सारे टाइम पे उन्हें अटैक किया। जो इब्न बतूता थे वो ऐसा ट्राई करते थे कि हम लोगों के साथ अपना ग्रुप बना के थोड़ा ट्रैवल करें, है ना, कारवां में। लेकिन ये इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था रॉबर्स पे, वो कहीं भी चल देते थे, अटैक तो कर ही देते थे, है ना। मुल्तान से दिल्ली आने में क्या हुआ कि इनके कारवा पे रॉबर्स अटैक करते हैं। कुछ जो इनके साथी हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो तो अपनी जीवन ही खो देते हैं इनसे लड़ने भिड़ने में, रॉबर्स से। और कुछ हैं वो जी जाते हैं। इब्न बतूता भी काफ़ी घायल ही हो गए थे, ठीक है। तो ये दशा थी, आप देख सकते हैं। इंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज, तो इसमें क्या है कि हमने देखा ना कि इब्न बतूता आदतन, है ना, आदतन ट्रैवलर है इब्न बतूता। बहुत साल इसने ट्रैवलिंग में जो है गुजारे हैं, लगाए हैं, है ना। ट्रैवलिंग थ्रू नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। ही may also have visited रसिया, रूस में भी घूमे ही है, रिवर वोल्गा वगैरह आपने देखा था। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन चाइना, तो इंडिया को भी बकायदा घूमा, चाइना में बीजिंग वगैरह भी गए, हर जगह घूमा ही। और अपने घर मोरक्को आने से, नेटिव लैंड आने से पहले इन्होंने ये सारी चीज़ें घूम रखी हैं, घूम लिया है। और जब ये अपने घर आते हैं तो इनका जो लोकल रूलर होता है ना वहाँ का, वो बोलता है कि ये जो इब्न बतूता हैं, ये जो अकाउंट या इन्होंने जो देखा है, इस चीज़ को हम नोट डाउन करेंगे। जो इन्होंने देखा है, घूमने से जो देखा है, जो सीखा है, उसको नोट डाउन करेंगे, ताकि हम अपने लोगों को शिक्षित कर सकें, एक तरह से बता सकें कि ये चीज़ें हैं, है ना।
काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपने ये भी देखा था कि जिस टाइम पे इब्न बतूता जो है ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, उस टाइम चीज़ें जो हैं पार्ट थी, ट्रेवल लिटरेचर भी पार्ट था, है ना, उस टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इब्न बतूता इन फुट स्टेप्स ऑफ इब्न बतूता, यहाँ पे देखो एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट। तो इसमें क्या होता है कि इब्न जुजाई नाम के एक व्यक्ति को, जैसे अब एक तरह से सेलिब्रिटी बन गए ना ये इब्न बतूता, इतने घूम के आए हैं तो, है ना, काफ़ी ज़्यादा इनके पास चीज़ें एक्सपीरियंस भी हो गया, तो सेलिब्रिटी से हो गए। तो अब खुद तो लिखेंगे नहीं, है ना, इनका थकने वगैरह हर चीज़ का ध्यान रखा जाए कि आप ना थकें, इसीलिए दूसरे लोकल रूलर क्या करते हैं कि दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं कि इब्न बतूता जो आपको डिक्टेट करेंगे वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है ना, अकाउंट बनानी है। यहाँ पे देखो, ग्रेसियस डायरेक्शन वर ट्रांसमिटेड बाय द रूलर दैट इब्न बतूता शुड डिक्टेट एन अकाउंट द सिटीज विच ही हैड सीन इन हिज ट्रैवल। जो जो देखे हैं उन सारी चीज़ों को, जो इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं, सब चीज़ों को जो उनके मेमोरी में है, ये सब ये बताएंगे, शुड स्पीक, और इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, आप पढ़ेंगे, काफ़ी इजी है। इन द फुट स्टेप्स ऑफ इब्न बतूता। तो इब्न बतूता के पद चिन्हों पे और कौन कौन चलता है, कहने का मतलब है कि इब्न बतूता जैसे जैसे तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ और भी यात्री जो हैं वो आए हैं, तो वो कौन कौन से हैं, क्या है, ये भी हम देखेंगे।